हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। तो ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये लेक्चर देखिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंचता है। तो आप लोग एक काम करिए, जो नोटिफिकेशन का बेल का आइकन जो है ना, उसको एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। और चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अपलोड होते ही जो है मैं वीडियो वहां पर अपलोड कर देता हूं, उससे आपको तुरंत मेरी वीडियो की अपडेट मिल जाया करेगी और मेरी पीडीएफ भी वहां पर आपको सारी मिल जाएंगी। तो ये जो सारी कंपनियां हैं, इनको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, क्या क्या इससे रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप लोग ये वाले मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो है विदेशी कंपनियां थी, उनकी कहाँ कहाँ फैक्ट्री थी, उनको उनकी जो लोकेशन है उसको इंडिकेट किया गया है। जैसे अंग्रेजों की जो कंपनियां हैं उनको स्टार से, फ्रांसीसी की स्क्वायर से। ओके, तो इनको देख लेना, अभी आपको बहुत काम आने वाला है अभी आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग भूमध्य सागर वाला जो एरिया है, जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है, वहां पर ओटोमन एम्पायर जो है स्टैब्लिश हो गया था। तो हमारा जो ट्रेड वगैरह हुआ करता था वहीं के लोगों से, जो तुर्किश लोग थे और जो अरबी लोग थे, उन्हीं से ही हमारे ट्रेड हुआ करता था। एक्चुअली जब ये जो अरबी लोग हमारे से ट्रेड किया करते थे, और उस टाइम तो हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, खूब सोना था हमारे पास तो उस टाइम। तो ये सोना का जो ट्रेड करते थे ना, हमारे पास गोल्ड लेके जाते थे, और वहां जाके क्या करते थे, अंग्रेज जो यूरोप वाले है ना, उनको दिखा दिखा के उनके मजे लेते थे, मतलब उनको चिढ़ाते थे कि देखिए मैं हिंदुस्तान से लेकर आया सोना वगैरह। तो अब वो तो परेशान हो गए कि बोले नहीं, अब हम इनको इनकी हेकड़ी तो दिखानी पड़ेगी। यूरोप वाली जो यूरोप वाले थे वो ऐसा सोचे। तो बस पुर्तगालियों का थोड़ा सा दिमाग सनका, बस हम लोग एक नया रास्ता खोजेंगे, हम भी इंडिया से व्यापार करेंगे। ओके, तो इसमें जो पुर्तगाल था उसने सबसे पहले जो है अपना कदम बढ़ाया भारत को खोजने के लिए। देखिए, पुर्तगाल द्वारा जो यूरोप और भारत के बीच में सीधे समुद्री मार्ग खोजने के लिए ना दो कारण प्रमुख थे, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण में तो सिंपल ही हो गया, ट्रेड करना। वो ट्रेड करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे। और धार्मिक कारण ये हो गया कि जो ईसाई धर्म था ना, उसका वो प्रचार करना चाहते थे। ओके, तो ये आप ध्यान रखना दोनों कारण। सर्वप्रथम बात करें, जो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह में आया था। कालीकट कहाँ पर है? यहाँ पर केरल में एक स्थान है, वहां पर कालीकट। ओके, तो वहां पर आया था ये। केरल का जो है मालवा तट कहलाता है। ओके, और देखिए यहाँ पर जो पहले से अरबी व्यापारी बसे हुए थे, उन्होंने इनका अच्छा स्वागत नहीं करा। अब देखिए, वो ऑलरेडी मार्केट वहां पे बिठा चुके हैं। अगर और कोई आ जाएगा मार्केट करने के लिए तो उनको तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, मतलब बुरा लगेगा ना, जेलस फील होगा। लेकिन ये जो वास्को डी गामा था, डायरेक्ट पहुंच गया वहां के राजा के पास, जो कालीकट के राजा थे, जेमुरिन। कुछ बुक में जो है इसका नाम सामरी भी बताया गया है। तो जेमुरिन, सामरी, आप दोनों नाम याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने जो है अच्छा स्वागत करा। और अपन इंडिया वाले तो हमारे तो कल्चर में ही है, अतिथि देवो भव। ओके, तो इसका अच्छा से स्वागत करा और इसने परमिशन मांगी कि हम लोग जो है फैक्ट्री वगैरह खोलना चाहते हैं, आपके जैसा व्यापार करना चाहते हैं। तो जो सामरी था, जेमुरिन था, उसने बहुत आसानी से उसको परमिशन दे दी। और यहाँ से जो मसाले थे और जड़ी बूटी थी वो ले जाने की भी अनुमति उसको दे दी। किसको? वास्को डी गामा को। ओके, 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में जो पुर्तगाली का दूसरा अभियान दल जो है वो भारत आया था। ये लोग भी जो है भारत से मसाला लेके जो है अपने पुर्तगाल चले गए थे। देन 1502 में जो है वास्को डी गामा इज बैक, मतलब पुनः जो है वो भारत में आ गया था। और इसने जो है कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली थी। यहाँ पर जी ये दिख रहा है आपको कोचीन, यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री खोली थी पुर्तगालियों ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी, याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और यहीं पर जो है उन्होंने पहली पुर्तगाली बस्ती बसाई थी। देन बात करें 1505 ईस्वी में, जो पुर्तगाली सरकार थी उन्होंने एक नई नीति अपनाई। इस नीति के माध्यम से जो भारत में ना एक गवर्नर की नियुक्ति की जाने लगी। ओके, और जो पहला गवर्नर बना था ना, वो बना था अल्मीडा। ओके, तो इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अल्मीडा का जो शासनकाल रहा था गवर्नर के फॉर्म में, वो रहा था 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक। देखिए, अल्मीडा ने जो है कोचीन का जो है दुर्गीकरण करवाया था, फोर्टिफिकेशन करवाया था, और इसी को ही जो है अपना मुख्यालय बनाया गया था। 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक इसने गुजरात, मिस्र और जो तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलवेड़े थे उसको पराजित कर जो है द्वीप पर अधिकार कर लिया। देखिए, यहाँ पर आप जो पूरा ये वाला एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट एरिया थे जहाँ से व्यापार हुआ करता था समुद्र के माध्यम से, उस सबको ब्लॉक कर दिया गया था। इसलिए आप लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों के कई समय बाद जो है अंग्रेज जो है यहाँ पर आ पाए थे, क्योंकि ये वाला एरिया जो है पूरा जो अरब सागर वाला है वो तो ब्लॉक कर दिया। तो यहां से जो भी आता था वो हमारे इंडिया में ट्रेड नहीं कर पाता था। ओके, देन बात करें अगले गवर्नर के बारे में, तो वो था अल्बुकर्क, जो कि 1509 से लेकर 1515 तक ईस्वी तक राज करा इसने।
तो देखिए अल्बुकर्क भारत में जो है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। अगर रियल फाउंडर हम लोग बोलें तो वो अल्बुकर्क था। इसने जो है 1510 में बीजापुर से जो है गोवा को जीत लिया था। ये वाला जो गोवा वाला एरिया दिख रहा है आप लोग को, तो ये गोवा को इसने जीत लिया था बीजापुर से, और इसमें जो है किलेबंदी करवा दी थी। और मेन जो इनकी पावर का सेंटर था ना वो यही था। ओके, क्या था? गोवा। देन बात करें वास्को डी गामा के बारे में, तो वास्को डी गामा जो था फिर वापस आया और 1524 से लेकर 1529 तक जो है ये वहाँ का गवर्नर रहा हमारे इंडिया में। ओके, देन बात करें इसकी जो मृत्यु है वो गोवा में हो गई थी, और गोवा में ही जो है इसके वास्को डी गामा की कब्र है, याद रखना है। और सेंट जेबिरियन ईसाई संत थे उस टाइम के फेमस, तो उनकी कब्र भी जो है गोवा में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान रखना। देन बात करें हम लोग अगले गवर्नर के बारे में, तो इसका नाम था नुनो दा कुन्ना। तो देखिए 1529 से लेकर 1538 तक इसका शासनकाल रहा। अल्बुकर्क का अगर वास्तविक उत्तराधिकारी जो था ना वो यही था। इसने जो है 1530 ईस्वी में जो कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बना लिया था। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो वो इसने बनाया था। ठीक है, देखिए कुन्ना ने मद्रास के निकट सेंथोल व बंगाल में जो है हुगली में जो है पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करी थी। और जो पूर्वी तट था हमारा, पूर्वी तट वाला जो एरिया था ना, और जो हमारा पूर्वी तट था ना ये वाले एरिया में, यहाँ पर जो है इसने पुर्तगाली बस्तियों की जो है स्थापना करी थी और यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दिया था। अब देखिए इनके क्या एहसान रहे हम पर, थोड़ा सा उनको भी जान लेना जरूरी है। इन्होंने सबसे बड़ा जो एहसान करा था वो तो प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि जो छाप खाना है वो इन्हीं की पुर्तगालियों की देन है। इसी के बाद से तो हम लोग जो है डॉक्यूमेंट को ज़्यादा सेव कर पाए। अब जब ये छापखाना आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तब तो जाके जो है न्यूज़पेपर वगैरह जो है पब्लिश होने लगे, उसकी प्रिंटिंग होने लगी, कई कॉपी या बुक्स जो है वो आसानी से छपने लगी। और दूसरा इसने जो बड़ा काम करा वो लोगों को नस्सू बनाने का काम करा। मेन जो नशीला पदार्थ है तंबाकू की खेती, वो सर्वप्रथम 1508 में ही जो है इसने दक्षिण भारत में स्टार्ट करी थी। वो इन्हीं की देन थी, पुर्तगालियों की। जो पुर्तगाली थे ना, मतलब पुर्तगाली थे, इन्हीं की देन थी। देन जो उत्तर भारत में देखें तो जो शाहजहाँ था ना, उसने जो है फिर तंबाकू की खेती स्टार्ट करवा दी थी। देन बात करें, इन लोगों ने भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम, देखिए इन सब की खेती भी जो थी पुर्तगाली ही स्टार्ट करके गए थे। इससे पहले इनकी खेती नहीं होती थी। आप सोचिए ये जो सारी वस्तुएं हैं, ये जो फूड है, ये कितने इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ। ओके, तो ये जो थी पुर्तगालियों की देन थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आए थे वो डच थे। डच हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। सबसे पहले 1595 में कार्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में जो है डचों का पहला दल या पहला जो अभिदल अभियान था वो सुमात्रा पहुंचा था। सुमित्रा नहीं, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, जावा सुमात्रा आपने नाम सुना होगा। ओके, देन बात करें 1602 में जो है विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके जो है हॉलैंड सरकार ने एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जो है एक व्यापारिक संस्थान बनाई थी। ओके, देन बात करें सबसे पहले 1605 में डच नौसेना नायक जो है वार देर हैग, ओके, इनके नेतृत्व में जो है डच का जो पहला अभियान दल है वो भारत में भेजा गया था। तो देखिए इन लोगों ने जो सबसे पहली फैक्ट्री अपनी खोली थी ना, वो मसूरीपट्टम में खोली थी, यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र में था। और ये जो खुद एंटर हुआ था ना इंडिया में, ये पूर्वी क्षेत्र से एंटर हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा एरिया था ना ये ब्लॉक कर दिया था पुर्तगालियों ने, ताकि कोई और देशवासी यहाँ पर हमारे इधर ट्रेड ना कर सके। लेकिन ये भी चालाक थे, आ गए पूर्व साइड से। देन बात करते हैं 1610 में इन्होंने पूर्वी तट में स्थित जो पुलिकट है, पुलिकट को में अपनी जो है फैक्ट्री बनाई और इसे जो है अपना मुख्यालय घोषित कर दिया। पुलिकट भी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और देखिए यहाँ पर स्वर्ण पेगोड़ा, जो कि सोने की मुद्रा को कहा जाता है, वो ढालते थे। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण पेगोड़ा है क्या, तो ये एक सोने की मुद्रा है, ओके, जो कि पुलिकट में इसकी फैक्ट्री थी, वहां पर उसको बनाया जाता था। देन बात करें हम लोग 1653 में डचों ने बंगाल पर स्थित जो चिंसूरा है, चिंसूरा देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो ट्रायंगल वाला शेप है, वो वाला जो एरिया है चिंसूरा है, यहाँ पर जो उन्होंने क्या करा था, फैक्ट्री स्थापित करी थी। और बंगाल में ये डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो बंगाल में जो है डचों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, वो चिंसूरा था। देन यहाँ पर आपको जो है इन सबको याद रख लेना है, याद कर रख लेना है, स्क्रीनशॉट एक बार देख लीजिए। फर्स्ट याद रख लेना कहाँ पर खुली थी, 1605 में, वो मसूलीपट्टम में खुली थी, आंध्र प्रदेश में। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए कि डच द्वारा जो भारत से क्या क्या चीजें जो है एक्सपोर्ट करी जाती थी। तो सूती वस्त्र, शोरा, अफीम, नमक, नील, कच्चा रेशम और चावल। ठीक है, इनके अलावा और कोई चीज भी आए तो आपको ऑप्शन नहीं लगा कर आना है। और हाँ, मसालों का निर्यात बिल्कुल नहीं करते थे ये, जबकि हम लोगों ने पुर्तगालियों में देखा था वो मसालों को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन डच ऐसा नहीं करते थे। याद रखना है, अगर ऑप्शन में आ जाए मसाला लिखा रहे ना कि मसाला है, तो उसमें टिक मत लगा कर आना, क्योंकि मसाले का निर्यात नहीं करते थे। ओके,
देन बात करें हम लोग अंग्रेज, फाइनली इन्हीं लोगों ने तो सबसे ज़्यादा राज करा और हम लोगों को परेशान करा, तो अंग्रेजों को ही देख लेते हैं। तो अंग्रेज आखिर लेट क्यों हो गए थे हमारे इंडिया में आने के लिए? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अरब सागर पर जो पूरा कंट्रोल हो गया था वो पुर्तगालियों का हो गया था, लेकिन जो अंग्रेज लोग थे ये भी माने नहीं, बार बार जो है एंटर होने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ के जो पुत्र लोग थे वो गालियाँ देके के भगा देते थे, यानी कि जो पुर्तगाली थे वो इनको भगा देते थे। ओके, इससे कारण जो है अंग्रेज यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद फाइनली जो है वो सूरत में पहुँचते हैं। कौन पहुँचता है वो मैं अभी बताऊँगा। ओके, देन बात करें जो एलिजाबेथ वन थी, इनका जो शासनकाल है ब्रिटिश इतिहास के काल का जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है इनके शासनकाल को, और ये कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि देखिए इस काल में जो है व्यापारिक उन्नति हुई थी, अनेक प्रयास किए गए थे। ये जो महारानी एलिजाबेथ वन है ना, इनके समय में 31 दिसंबर को 1600 ईस्वी में एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना करी थी। तो इतना नाम आपको याद नहीं रखना है, इसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इस कंपनी ने महारानी से परमिशन ले ली कि जो अंटार्कटिक ओशन का ईस्ट वाला हिस्सा है और अंटार्कटिक ओशन का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर ये आराम से ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई, जब कंपनी के जहाज जो है वो इंडोनेशिया गए थे। देन सबसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो कंपनी का पहला जो प्रतिनिधि मंडल है ना वो हेक्टर था। हेक्टर जहाज का नाम था, ठीक है, जहाज का नाम था हेक्टर। तो ये जो था वो सूरज पहुंचे थे। विलियम हॉकिंस था इसमें जो मेन नेतृत्व कर रहे थे वो विलियम हॉकिंस था, और जो हेक्टर था ना वो जहाज का नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, जो है हेक्टर किसी व्यक्ति का नाम बता देते हैं कुछ लोग। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए ये सूरत में पहुंचा था। अब देखिए इन लोगों ने कितने पहले, मैंने आपको वैसे ही बता चुका हूँ कि कितना पहले इन लोग ने स्थापना कर ली थी कंपनी की, लेकिन यहाँ पर तो पुर्तगालियों का पूरा कंट्रोल था ना, इसलिए नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन फाइनली पीट पिटा के जो है पहुंच गया। कौन? ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ठीक है, सूरत में पहुंच गया था। उस टाइम जो वहाँ के शासक थे वो जहांगीर थे, आपको याद रखना है। और यहाँ पर इन लोगों ने सूरत में अस्थायी फैक्ट्री, मतलब स्थायी नहीं थी, सिर्फ अस्थायी फैक्ट्री इन लोगों ने वहाँ पर डाल दी सूरत में। यहाँ दिख रहा है आपको सूरत। ओके, देन ये जो कैप्टन हॉकिंस था ना सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुंचा, और जहांगीर ने इसे ना 400 मनसब दिए और इसको खां या इंग्लिश खां की उपाधि दी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी थी और किसने दी थी। तो जहांगीर ने जो कैप्टन हॉकिंस थे उनको जो थी इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। याद रखना है, भूलना नहीं है। आप कैप्टन हॉकिंस का नाम हॉकिंस कुकर से भी याद कर सकते हैं। ओके, 1611 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित जो मसूलीपट्टम है वहां पर अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करी थी। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है मसूलीपट्टम। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री की स्थापना करी थी ना, ये स्थायी रूप से अंग्रेजों की पहली थी। ओके, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करें कि दूसरी फैक्ट्री कहाँ खुली थी, तो वो मसूलीपट्टम में खुली थी, और अस्थायी वाली तो उनने सूरत में खुली थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें कि 1613 में तो ये जो सूरत की फैक्ट्री थी वो उसमें उनका स्थायित्व आ गया था। ओके, और 1615 में जो ब्रिटिश के सम्राट थे जेम्स फर्स्ट, उसके जो राजदूत के रूप में जो है सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए ये ना 3 वर्षों तक जो है ना जहांगीर के दरबार में रहा था। कर क्या रहा था? देखिए जो उसका फरमान था ना, जो उसका ऑर्डर था उनके ब्रिटेन के राजा का, बस उसी को ही मनवाना चाह रहा था। तो 3 साल तक बहुत कड़ी मेहनत करी, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, फिर भी लेकिन जहांगीर जो है इम्प्रेस नहीं हुआ था। फाइनली जो है आखिरी साल जब 3 साल उसको पूरे हो गए थे, तब जो जाके जो है जहांगीर माना, इम्प्रेस हुआ, और इसने जो उनके टैक्स जो व्यापार हुआ करता था ना उसको टैक्स फ्री करवा दिया, और 2 लाइसेंस जो है कंपनी को दिलवा दिए। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक कर देने के बदले जो है गोलकुंडा के जो सभी बंदरगाह से व्यापार करने का जो है अधिकार प्राप्त कर लिया था। और लाभकारी फरमान होने के कारण जो है इस फरमान को सुनहरा फरमान कहा जाता है। याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि सुनहरा फरमान क्या है। फरमान एक तरीके से जैसे मोदी जी 8 बजे आके अपील करते हैं ना, फरमान जारी करते हैं, वैसे ही वाला फरमान। ओके, तो इन लोगों ने क्या करा, ये लाभकारी जो फरमान था, लाभकारी फरमान होने के कारण इसका जो नाम है सुनहरा फरमान रखा गया। तो देखिए 1639 में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने जो है मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया था, और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक जो है किले का निर्माण करवाया था। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो सेंट जॉर्ज थे ये एक फेमस ईसाई संत थे, उनके नाम पर जो है इसका सेंट जॉर्ज नाम रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने पहला किला बना दिया था अपना। देन बात करें हम लोग 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का जो है विवाह वो पुर्तगाली राजकुमारी
जो कैथरीन है उसके साथ हो गया था। अब देखिए वहां पर भी इन लोग पॉलिटिक्स खेलने लगे थे, कहाँ पर, यूरोप में। अब इस जो मैरिज थी ना, इसका फायदा क्या हुआ अंग्रेजों को, ये फायदा ये रहा कि जो पुर्तगाली थे ना, पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में ये जो बम्बई है हमारा, कहाँ गया, ये है बम्बई, तो देखिए बम्बई को दहेज के रूप में ये चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। ओके, तो ये चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा, ये जो पूरा एरिया था ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1469 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है कंपनी को दे दिया था। और फिर कंपनी ने ये जो ओंगियार थे, ओंगियार का जो है अपना अधिकारी नियुक्त करा वहां पर, और बम्बई के जो गांव है उसको उसका जो है अर्बनाइजेशन करना शुरू कर दिया। देन बात करें हम लोग 1698 में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए में 3 गांव लिए थे। ठीक है, उनकी जमींदारी खरीद ली थी 3 गांव की, एक तरीके से कह सकते हो आप लोग, गांव ही खरीद लिए थे उनने सिर्फ 1200 रुपए में। ओके, 1200 रुपए तो उस टाइम बहुत होते थे ना। तो देखिए ये 3 गांव के नाम आपको याद रखना है, गोविंदपुरा, सुल्तानती और कोलकाता। देखिए यही 3 गांव मिलके ना जब विकसित हो गए तो यही हमारा कलकत्ता नगर या कलकत्ता शहर बसा, मतलब बना। ओके, देन बात करते हैं कलकत्ता नगर को बसाने का जो श्रेय जाता है ना, ये जॉब चारनाक को जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो कलकत्ता आज कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे बंगाल, पश्चिम बंगाल में, उसको जो बसाया था वो किसने बसाया था, वो बसाया था जॉब चारनाक ने। ओके, याद रखना है 1700 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम किले का जो निर्माण हुआ, और ये जो है पूर्वी भारत की सभी बस्तियों का जो था वो सेंटर था। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फोर्ट विलियम। तो देखिए अंग्रेज व्यक्ति के नाम पर ही जो इसका नामकरण करा गया, फोर्ट विलियम। इंपॉर्टेंट सेंटर था, अभी आप इसके बहुत नाम सुनोगे अभी आगे, है ना। आप प्लासी, बक्सर, ये जितने भी युद्ध वगैरह देखोगे ना, बहुत नाम आप सुनने वाले हो फोर्ट विलियम का, मजा आएगा अभी देखना। और देखिए फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष था वो चार्ल्स आयर था, ये भी आपको याद रख लेना है। देन हम लोग बात करते हैं 1715 में जो कंपनी का जो एक प्रतिनिधि मंडल है जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखशियार के दरबार में पहुंचा था। अब यहाँ पर फर्रुखशियार के दरबार में कौन पहुंचा था, जॉन सरमन। और बाकी जो सर टॉमस रो और विलियम हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचे थे, जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। याद रखना है आप लोग को, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यहीं पर जो है ऑब्जेक्टिव आपसे निकाल के पूछे जाएंगे। देन बात करें इस प्रतिनिधि मंडल में जो है हैमिल्टन नामक जो है एक चिकित्सक था, और हैमिल्टन ने जो फर्रुखशियार था उसको जो गंभीर रोग था ना उससे मुक्त करवा दिया था। और इससे प्रसन्न होकर जो फर्रुखशियार था उसने 1717 में एक फरमान द्वारा जो है कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान करी थी, मतलब बहुत सारी टैक्स में जो थी उनको छूट दे दी गई थी। ओके, तो यहाँ पर ये सारी कंपनियों के आप लोग नाम एक बार देख लीजिए, बस पहली याद रख लेना कि पहली उन्होंने अस्थायी कहाँ खोली थी और स्थायी कहाँ खोली थी। स्थायी मसूलीपट्टनम में थी और अस्थायी रूप से सूरत में खोली गई थी। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोग को। देन बात करते हैं डेनिश के बारे में। तो डेनिश के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि ये डेनमार्क के निवासी थे। 1616 में जो है भारत आए थे, और भारत में स्थित जो सोरामपुर है वहाँ पर इन्होंने अपनी बस्ती बसाई थी, और यही जो था इनका प्रमुख केंद्र था। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर जो है इसका विवाह जो है अर्मेनियम स्त्री से करवा दिया था। ओके, भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था ना वो जॉन मेंडल था। याद रखना है, अभी जैसे हम लोगों ने विलियम हॉकिंस देखा वो पहले भारत में आया था, लेकिन पहले आने वाला जो भारत का मतलब अंग्रेज था ना, तो वो जॉन मेंडल था। इसका नाम आप याद रखना। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर जो चंद्रगिरी के राजा थे उनसे प्राप्त किया था। याद रखना ये भी आप लोग को। जो गेराल्ड अंगियार थे इनको बंबई नगर का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इनका आपको नाम याद रखना है, गेराल्ड अंगियार। देन बात करें अंग्रेजों की कंपनियों की जो प्रथम प्रेसिडेंसी थी उसकी स्थापना जो हुई थी वो सूरत में हुई थी। ओके, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बात करते हैं हम लोग फ्रांसीसियों के बारे में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना करी थी वो लुई 14 ने करी थी, और इनका जो शासनकाल में इनके जो मंत्री थे वो कोवल थे। इनके प्रयासों से जो है 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। देन सबसे पहले बात करें 1667 में जो फ्रांसीसी कोरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी का जो पहला अभियान दल है वो भारत के सूरत में पहुंचा था यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं पर उन्होंने जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री किसने करी थी, तो वो अंग्रेजों ने करी थी, और जो स्थायी फैक्ट्री जो पहली स्थापित कर दी थी तो वो फ्रांसीसियों ने भी कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है ना कि फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी थी, और अंग्रेजों ने कहाँ करी थी, डेनिश ने कहाँ करी थी, डच ने कहाँ करी थी, पुर्तगालियों ने कहाँ करी थी। ओके, इन सबका जो है आप अच्छे से याद रख लेना। देन बात करें 1659 में मतलब 69 में
जो है फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर स्थित जो है मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करी और 1673 में जो है बंगाल के सूबेदार शाइस्त खां से जो है एक जमीन प्राप्त की और इस जमीन पर जो है चंद्रनगर नामक जो है एक फ्रांसीसी बस्ती का जो है निर्माण करवाया या बसाई थी उन लोगों ने। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन आप इसके बाद देखेंगे कि ये जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके बीच में 3 बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब जो आप अगले पार्ट में देखेंगे ना, इन दोनों का जो है संघर्ष देखेंगे, इन दोनों के युद्ध देखेंगे, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हमारे इंडिया में जो है काफी समय तक राज करता है, वो तो आपको पता ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, और नए हो तो चैनल पे जो लाल बटन दिख रहा है ना आपको, इसको क्लिक कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिएगा। अगर वो नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी याद बिल्कुल भी नहीं आएगी, और अच्छी लगी हो ना तो एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू एंड बाय।